एक छोटे से शहर में मनोज अपनी पत्नी रीमा और 2 बच्चों खुशी और करण के साथ रहता था। मनोज का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है। रमेश और उसका परिवार नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। रीमा घर की सफाई करने लगती है। बाहर दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। हम क्या खेलें? चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। ठीक है, फिर मैं आंखें बंद करके 10 तक काउंटिंग कर रहा हूँ और तुम जाकर छिप जाओ। खुशी छिपने के लिए बहुत सारी जगह ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट के दरवाजे पर बहुत पुराना जंग लगा हुआ ताला लगा होता है। खुशी उसको थोड़ा जोर लगाकर खींचती है और वो टूट जाता है। फिर खुशी उस बेसमेंट के दरवाजे को खोल देती है। खुशी अंदर जाती है तो देखती है कि बेसमेंट की हालत ऐसी हो रही होती है जैसे वो सदियों से बंद पड़ी है। खुशी को वहाँ एक कोने में एक बच्ची बैठी हुई दिखती है जो रो रही होती है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे? मेरा नाम प्रिया है और मैं यहीं रहती हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है इसलिए मैं रो रही थी। मैं बनूंगी ना तुम्हारी दोस्त, बस अब तुम रोना मत, ठीक है? खुशी बेसमेंट में बैठकर प्रिया की आत्मा से बातें करने लगती है और तभी करण खुशी को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचता है। वहाँ वो देखता है कि खुशी किसी से बातें कर रही है पर उसके सामने तो कोई भी नहीं होता। खुशी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो और अकेले में किससे बातें कर रही हो? करण भैया, इससे मिलो, ये है मेरी दोस्त प्रिया, मैं इसी से बातें कर रही थी। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? यहाँ कोई भी नहीं है। खुशी, मैं बस तुमको ही दिखाई दूंगी क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। करण या किसी और को मैं दिखाई नहीं दूंगी। ओह अच्छा, चलो तो फिर अभी चलती हूँ, पर बाद में फिर से आऊंगी और हम दोनों मिलकर खूब खेलेंगे। ये सब एक्टिंग छोड़ो और चलो जल्दी। करण खुशी को लेकर माँ के पास जाता है। माँ, खुशी नीचे बेसमेंट में अकेले बैठी थी और अपने आप से बातें कर रही थी। ये पागल हो गई है माँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि मैं प्रिया के साथ बातें कर रही थी। बस करो तुम दोनों और चलो टेबल पर जाकर बैठो, मैं अभी खाना लेकर आ रही हूँ। और पापा भी आ गए हैं। सब लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खुशी के साथ वाली चेयर पर वही आत्मा बैठी हुई होती है। रीमा सबकी प्लेट में खाना डालकर देती है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं पर खुशी नहीं खा रही होती। तुम खाना क्यों नहीं खा रही खुशी? क्योंकि प्रिया नहीं खा रही, वो नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो प्रिया खाना क्यों नहीं खा रही? क्योंकि उसे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप भी क्या इसकी बातों में आ रहे हैं या सुबह से ही ऐसे पागलों वाली बातें कर रही है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माँ, प्रिया मेरी दोस्त है और वो मुझसे ही बात करती है। अच्छा, तो वो हमसे बात क्यों नहीं करती? क्योंकि उसे आप सब लोग बिल्कुल पसंद नहीं हो। हाँ हाँ, तुम भी ना खुशी सच में पागल हो गई हो। सब लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। खुशी और करण एक ही कमरे में सो रहे होते हैं। आधी रात को खुशी अपने कमरे से उठकर नीचे बेसमेंट में चली जाती है। जब रात को करण की आंख खुलती है तो वो खुशी को कमरे में ना पाकर परेशान हो जाता है। इतनी रात में आखिर ये खुशी कहाँ चली गई? करण बाहर जाकर उसे पूरे घर में ढूंढ लेता है पर उसे खुशी कहीं भी नहीं दिखती। उसके बाद करण अपने मम्मी पापा के कमरे में जाकर उन्हें जगाता है। माँ, पापा, जल्दी उठो। क्या हुआ बेटा? खुशी कमरे में नहीं है। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया पर वो कहीं भी नहीं है। ये लड़की भी ना, चलो जल्दी चलकर देखते हैं। सब लोग खुशी को ढूंढने लगते हैं पर खुशी कहीं नहीं मिलती। पर अचानक फिर नीचे से 2 लड़कियों के हंसने की आवाजें आती हैं। नीचे चलो, खुशी नीचे है। जल्दी से सब नीचे जाकर देखते हैं तो खुशी बेसमेंट में किसी से हंस हंस कर बातें कर रही होती है। खुशी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अकेली थोड़ी हो माँ, मेरे साथ प्रिया है ना। प्रिया, चलो माँ को बताओ कि तुम ही मुझे जिद करके यहाँ लेकर आई हो। यहाँ कोई भी नहीं है खुशी, और तुम ये बार बार प्रिया का नाम लेना बंद करो। प्रिया नहीं है यहाँ। प्रिया है माँ, वो यही मेरे सामने बैठी है, पर वो आप लोगों को नहीं दिखती क्योंकि उसे आप लोग पसंद नहीं हो। मैंने आपको पहले भी तो बताया था ना। रीमा को खुशी की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो खुशी को खींचते हुए बाहर लेकर आती है और बेसमेंट में ताला लगा देती है। अब जाकर दिखाना तुम मुझे बेसमेंट में, इसकी चाबी अब बस मेरे पास ही रहेगी। कोई फायदा नहीं है माँ ताला लगाने का, प्रिया किसी भी दरवाजे से बाहर आ सकती है। चुपचाप सो जाओ, समझी? देख लूंगी तुम्हारी दोस्त को, अगर बाहर आई तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी। ऐसे मत बोलो माँ, वो सुन लेगी
और अगर उसने सुन लिया तो उसे गुस्सा आ जाएगा, और अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकती। रीमा वहां से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन जब रीमा छत पर कपड़े सुखा रही होती है तो पीछे से प्रिया उसे जोर से धक्का दे देती है। रीमा चिल्लाती हुई नीचे बगीचे में गिरती है। उसकी चीख सुनकर सब बगीचे में आते हैं तो रीमा वहां बाहर बुरी हालत में पड़ी होती है। रमेश जल्दी से रीमा को उठाकर कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। मुझे किसी ने धक्का दिया था, ऊपर कोई है रमेश? यहाँ तो बस हम लोग ही रहते हैं, कौन धक्का दे सकता है तुम्हें? तुम्हारा पैर शायद कहीं अटक गया होगा और तुम नीचे गिर गई। मुझे पता है ये किसने किया है। किसने? प्रिया ने। आपने उसके बारे में उल्टा बोला था, इसलिए उसने गुस्से में आपको धक्का दे दिया। ये किसने कहा तुम्हें? प्रिया ने, वो अभी आपके पास ही तो खड़ी हुई है। रीमा अपने साइड में देखती है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता, पर जमीन पर उसे एक परछाई दिखती है। अब रीमा समझ जाती है कि खुशी झूठ नहीं बोल रही, बल्कि सच में कोई प्रिया नाम की लड़की है जो बस उसी को दिखाई देती है। रीमा बहुत डर जाती है और उसे खुशी की बहुत चिंता होने लगती है। रात को जब कमरे में रीमा और रमेश होते हैं तो रीमा उसे बताती है, हमारी बेटी खुशी झूठ नहीं बोल रही। इस घर में किसी प्रिया नाम की बच्ची की आत्मा है जो बस खुशी को दिखाई देती है। तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? पहले खुशी और अब तुम भी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ जी, आज मैंने खुद उसकी परछाई देखी है जबकि वहाँ कोई नहीं था। ये तो बहुत चिंता वाली बात है रीमा, हमारी बच्ची एक आत्मा के चक्कर में फंस गई है। हम अब क्या करें? हम तो यहाँ किसी को भी नहीं जानते। आप उस गोपाल को फोन करो ना जो हमें यहाँ लेकर आया था। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो रीमा। इस घर में एक बच्ची की आत्मा भटक रही है, आप अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ। रीमा खुशी को हॉल में लेकर आती है। प्रिया की आत्मा भी खुशी के साथ होती है जो तांत्रिक को साफ दिख रही होती है। कौन है तू? क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ी हुई है? चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। तांत्रिक भभूत निकालकर उस आत्मा पर फेंकता है। प्रिया की आत्मा जोर से चिल्लाती है, मैं इसके शरीर पर अपना कब्जा करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक शरीर की जरूरत है। तू इस मासूम बच्ची को छोड़ दे और चली जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। प्रिया की आत्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पूरे घर के सामान और लोगों को हवा में उड़ाने लगती है। प्रिया, प्रिया, ये सब तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, तुम तो मेरी दोस्त हो ना। दोस्त? मैं तो तुम्हें मारकर तुम्हारा शरीर चाहती हूँ, बस तुम मेरी कोई दोस्त नहीं हो। बंद कर दे ये सब और छोड़ दे सबको, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं करूंगी। तांत्रिक उसके ऊपर फिर से भभूत फेंकता है और उसे कुछ देर के लिए शांत कर देता है। उसके बाद वो उसके चारों तरफ गोला बना देता है। मुझे वो बेसमेंट देखना है जहाँ आपकी बेटी खुशी इससे मिला करती है। रमेश तांत्रिक को बेसमेंट में लेकर जाता है। तांत्रिक वहाँ सारा सामान देखने लगता है तो वहाँ उसे एक फोटो एल्बम मिलती है। वो एल्बम प्रिया और उसके परिवार की होती है। फिर तांत्रिक को वहाँ कुछ खिलौने और कपड़े भी मिलते हैं। तांत्रिक सब समझ जाता है और सारी चीज लेकर ऊपर प्रिया के पास जाता है। निकालो मुझे यहाँ से, ये गोला मुझे ज्यादा देर नहीं रोक पाएगा और इससे निकलते ही मैं सबको मार डालूंगी। पहले ये बता कि इस फोटो में ये तेरे कौन हैं? तेरे माँ बाप? हटाओ इनको यहाँ से, इन्होंने मुझे मार डाला। इन्होंने तुम्हें मारा? तुम्हारी माँ बाप ने? हाँ, मेरे पापा ने मेरी माँ को मार डाला और दूसरी शादी कर ली। मैंने ये सब देख लिया था, इसलिए मेरे पापा और दूसरी माँ ने मुझे हमेशा बेसमेंट में बंद रखा ताकि मैं किसी को ये सच बता ना दूं। वो एक दिन मुझे बेसमेंट में बंद करके घूमने चले गए और इतने दिन भूखी प्यासी उस बेसमेंट में रहने की वजह से मैं मर गई। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम्हारा इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? मुझे एक परिवार चाहिए था, इसलिए मैं खुशी को मारकर हमेशा उसके शरीर में रहना चाहती थी ताकि ये लोग मुझे खुशी समझकर बहुत प्यार करते, जो मुझे कभी नहीं मिला। ये सब गलत है प्रिया, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मार डालूंगी सबको। तांत्रिक के बनाए हुए गोले की शक्ति खत्म हो जाती है और प्रिया की आत्मा बाहर आ जाती है। उसके बाद वो खुशी को मारने ही वाली होती है कि तांत्रिक मंत्र पढ़कर प्रिया के कपड़ों, खिलौनों और फोटो में आग लगा देता है। आग लगते ही प्रिया की आत्मा भी जलने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है।
बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक बड़ा ही अच्छा मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था, पर गांव में उसकी मूर्ति के कोई खास अच्छे दाम नहीं मिलते थे। एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर चला जाता है। वहां जाकर वो अपनी मूर्तियां बाजार में बेचने लगता है, पर कोई भी उससे मूर्ति नहीं खरीदता। एक दिन वो बड़ा ही निराश हो जाता है और वापस गांव जाने का फैसला कर लेता है। पर तभी उसके पास एक लड़की आती है। अरे, ये मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, कितने की है? अरे मैडम, आप जो मर्जी दे दो। इतने दिनों से मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। ओह, ये तो बड़े ही दुख की बात है। अच्छा, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। मेरी शोपीस की बहुत ही बड़ी दुकान है और मैं उसमें मूर्तियाँ भी बेचती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकती हूँ। दुकान के नीचे गोदाम है, तो तुम वही मूर्तियाँ बनाना और मैं उन्हें अपनी दुकान में बेच दूंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है मैडम जी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस फिर सीमा माधव को काम पर रख लेती है और माधव उसी दुकान के नीचे बने गोदाम में मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। सीमा काफी अच्छे दामों में माधव की बनाई मूर्तियां अपनी दुकान पर बेचने लगती है। उसकी बनाई मूर्तियों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। एक दिन सीमा की दुकान पर एक सेठ आदमी आता है। ये मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है और मैंने काफी सुना है आपकी दुकान की मूर्तियों के बारे में। जी शुक्रिया, बताओ मैं आपके लिए कौन सी मूर्ति पैक कर दूं? मुझे एक बहुत ही सुंदर और सबसे अलग मूर्ति चाहिए। ऐसी मूर्ति जो पूरे शहर में किसी के पास ना हो। मैं उसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, पर बस तुम मुझे ऐसी मूर्ति बनवा कर दे दो। जी बिल्कुल। माधव पीछे खड़ा सेठ और सीमा की बातें सुन रहा होता है। उसे उनकी बात सुनकर मन में लालच आ जाता है। मेरी बनाई मूर्तियाँ मैडम इतने अच्छे दामों में बेच रही हैं। सारी मेहनत मेरी और कमाई ये, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर मैं करूं भी तो क्या? शाम को जब सीमा दुकान बंद करके जाने लगती है, तब माधव वहाँ आकर सीमा से बात करता है। हाँ माधव, बोलो क्या बात है? मैं अब अपनी मूर्तियाँ इतने कम दाम में नहीं बनाऊंगा। कम दाम? मैं तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे देती हूँ माधव। नहीं, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मुझे आधा मुनाफा चाहिए बस। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने पहले ही साफ साफ बात की थी। मैंने तुम्हें रहने की जगह दी, काम दिया, और तुम आज ऐसे कर रहे हो। आखिर इस दुकान का किराया, गोदाम का किराया, बिजली का खर्च, सबकी सैलरी और जाने कितने खर्चे निकालने होते हैं मुझे। सीमा अपनी बात बोलकर घर चली जाती है, पर माधव के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अगले दिन वो सीमा को कुछ काम के बहाने गोदाम में बुलाता है। हाँ बोलो माधव, क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है और वो तभी होगा जब मैं तुम्हें मार कर इस दुकान पर अपना कब्जा कर लूंगा। सीमा बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है कि तभी माधव पीछे से उसके सर पर हथौड़ा दे मारता है। सीमा उसी वक्त जमीन पर गिर जाती है। उसके सर से खून बहने की वजह से उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। माधव को समझ नहीं आता कि वो सीमा की लाश को कहाँ ठिकाने लगाए। वो वहाँ पड़ी मिट्टी को सीमा के ऊपर अच्छे से लगाकर एक मूर्ति तैयार कर देता है। वो मूर्ति बेहद ही खूबसूरत बनती है। अरे वाह, क्या मूर्ति बनी है! ऐसी मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं बनाई। अब इस मूर्ति को मैं यहीं रखता हूँ। किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि वो सीमा मैडम कहाँ गईं। और अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं बोल दूंगा कि वो कोई काम से कुछ महीनों के लिए बाहर गई हैं और दुकान की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गई हैं। अगले दिन से माधव सीमा की जगह दुकान संभालने लगता है। पर फिर एक दिन जब वो मूर्ति बना रहा था तो अचानक वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। उसके बाद उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है यहाँ? माधव को अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। वो अपनी जेब से माचिस निकालता है और एक तिल्ली जलाता है। जैसे ही थोड़ी रोशनी होती है तो उसे मूर्ति की जगह एक चुड़ैल दिखाई देती है। माधव जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ से जलती हुई माचिस की तीली छूटकर नीचे गिर जाती है। माधव बहुत डर जाता है और तभी लाइट वापस आ जाती है। अभी तो इस मूर्ति की जगह एक चुड़ैल थी और ये तो वही मूर्ति है जिसमें मैंने सीमा मैडम को बंद किया हुआ है। कहीं ये चुड़ैल तो नहीं बन गई? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मेरा वहम है। माधव घर जाकर सो जाता है। उसके जाने के बाद वो मूर्ति हिलने लगती है और फिर से एक चुड़ैल में बदल जाती है। इससे क्या लगा, ये इसका वहम है। अब मैं आ गई हूँ अपनी मौत का
चुड़ैल वहाँ रखी सारी मूर्तियों को एक एक करके तोड़ देती है। बहुत घमंड हो गया है ना इसे अपनी मूर्तियों पर। अब देखती हूँ कैसे ये अपनी मूर्तियों को मेरी दुकान में बेचेगा। चुड़ैल सारी मूर्तियां तोड़कर वहाँ से चली जाती है। सुबह जब माधव आता है तो सारे गोदाम में टूटी हुई मूर्तियां देखकर दंग रह जाता है। सभी मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े हो रखे थे, पर बस एक ही मूर्ति बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, और वो वही भूतिया मूर्ति थी जिसमें सीमा का शरीर दफन था। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये किसका काम है? जरूर रात को यहाँ कोई चोर आया होगा। माधव ऊपर दुकान में जाकर बैठ जाता है। अरे भाई, मैंने 4 दिन पहले एक मूर्ति का ऑर्डर दिया था, तैयार है क्या? वो तो कल रात ही टूट गई, अब क्या करूं? अरे क्या हुआ भाई, कुछ तो बोलो। जी, वो अभी उसमें कुछ काम बाकी है, आप उसे 2 दिन बाद ले जाना। अरे मुझे वो मूर्ति आज ही चाहिए थी। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मुझे वो किसी को तोहफे में देनी है। अब वो तैयार नहीं है तो रहने ही दो, मुझे नहीं चाहिए। अरे पर आप रुकिए तो। ग्राहक उसकी बात सुने बिना ही चला जाता है। पूरे दिन ऐसे ना जाने कितने ग्राहक गुस्सा होकर वापस चले जाते हैं। अब माधव के साथ रोज रोज अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी उसे गोदाम से हंसने की आवाज आती तो कभी उसे वहाँ कोई लड़की भागती हुई दिखती, और रोज उसकी बनाई मूर्तियां टूटी हुई मिलती। माधव को पूरा यकीन हो जाता है कि उस मूर्ति में ही कुछ है जिसमें उसने सीमा को बंद किया है। फिर शाम को वहाँ वही सेठ आता है जो 1 महीने पहले अपनी मूर्ति का ऑर्डर देकर गया होता है। अरे वो लड़की कहाँ गई? जी, वो तो किसी काम से कुछ महीनों के लिए बाहर गई हुई हैं। मैंने तो उसे एक मूर्ति का ऑर्डर दिया था। मैंने उसे मुंह मांगी कीमत देने को भी कहा था, पर वो तो चली गई। क्यों ना मैं इसे वही मूर्ति दे दूं? इससे मेरा उस मूर्ति से पीछा भी छूट जाएगा और मुझे उसके अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। माधव उस भूतिया मूर्ति को गोदाम से लेकर आता है और सेठ को दिखाता है। सेठ उसे देखता ही रह जाता है। सेठ उस मूर्ति के अच्छे पैसे माधव को देता है और उसे लेकर घर चला जाता है। सेठ उस मूर्ति को अपने घर के बीचों बीच सजा कर रख देता है। रोज रात को वो मूर्ति चुड़ैल में बदल जाती और माधव के गोदाम में जाकर रोज बाकी की मूर्तियों को तोड़ देती। माधव बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसकी मूर्ति पूरी होने से पहले ही टूट जाती और ऐसे उसका काम धीरे धीरे कम होने लगता है। एक दिन उस मूर्ति की आंखों से खून के आंसू निकल रहे होते हैं। जैसे सेठानी वहाँ से गुजरती है तो उसकी नजर उन आंसुओं पर पड़ती है। अरे ये क्या लग गया इस पर? ऐसा लग रहा है जैसे इस मूर्ति के खून के आंसू निकल रहे हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर बच्चों की शरारत है। सेठानी उस मूर्ति के आंसू पोंछकर वहाँ से चल देती है। अगले दिन जब वो फिर उस मूर्ति को देखती है तो फिर से उसकी आंखों में खून के आंसू होते हैं। वो फिर साफ कर देती है, पर ऐसा रोज रोज होने लगता है। फिर रात को जब सेठ जी वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति गायब है। वो पूरे घर में शोर मचा देते हैं। सब लोग उस मूर्ति को ढूंढते हैं पर मूर्ति कहीं नहीं मिलती। पर जब सुबह सब उठते हैं तो मूर्ति अपनी जगह पर ही होती है। ऐसा भर रात होने लगता है। मुझे तो इस मूर्ति में कुछ गड़बड़ लग रही है। इस मूर्ति की आंखों से खून के आंसू निकलते हैं और ये रात में गायब होकर सुबह वापस आ जाती है। हमें इस मूर्ति को तोड़ देना चाहिए, बस यही तरीका है इससे छुटकारा पाने का। सेठ एक हथौड़ा लाता है और उस मूर्ति पर दे मारता है। उस मूर्ति से खून बहने लगता है और फिर उसके अंदर से एक कंकाल बाहर निकलता है। हे भगवान, ये क्या है? ये तो किसी का कंकाल है। तभी उस टूटी मूर्ति से धुआं उठता है और वहाँ चुड़ैल आ खड़ी होती है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। मैं सीमा हूँ, वही सीमा जिसकी दुकान से तुमने ये मूर्ति खरीदी और ये मेरा ही कंकाल है। पर सीमा तो कहीं बाहर गई हुई है, ऐसा उस माधव ने मुझे बताया। झूठ बोल रहा है वो। उसने मुझे मारकर एक मूर्ति में बदल दिया ताकि वो मेरी दुकान पर कब्जा कर सके। आज तुमने इस मूर्ति को तोड़कर मुझे मुक्ति दे दी, पर मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उस माधव से बदला नहीं लूंगी। हे भगवान, उस माधव ने एक लड़की के साथ इतना बुरा किया। मैं उसे उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। नहीं, उसे तो मैं मारकर खुद सजा दूंगी। उसकी सजा तो मौत से भी बदतर होनी चाहिए। उसे तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगले दिन सेठ पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस छानबीन करती है तो माधव का सारा सच सामने आ जाता है। उसे उम्र कैद की सजा मिल जाती है और सीमा को इंसाफ और मुक्ति।